हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। चलिए आज एक नई वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट्स पे। जैसा कि पहले ही आप सब जानते हैं, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, इवोल्यूशन क्या है, उस पे हमने बड़ी डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में बात कर ली है। आज हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस कुछ नहीं है। प्रोसेस को हम सिंपल भाषा में अगर बोलें तो ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज प्रोसेस। ओके, अब जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं वो जनरली दो टाइप्स में बांटे गए हैं हमारे पास। एक होते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस, एक होते हैं इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस। ओके, ठीक है। अब कोई भी जो प्रोसेस है उसको सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे उसको सीपीयू के रिसोर्सेज चाहिए, उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, उसको रैम चाहिए, मेमोरी चाहिए, बसेस चाहिए। एवरीथिंग दैट इज इन आवर कंप्यूटर सिस्टम इज यूटिलाइज्ड बाय द प्रोसेस और अ प्रोग्राम। ओके, तो हमें सीपीयू बाउंड प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सीपीयू बाउंड प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनको अपनी एग्जीक्यूशन के लिए मोर टाइम चाहिए होता है सीपीयू का। ठीक है, जो थॉरोली डिपेंडेड अपॉन सीपीयू फॉर देयर एग्जीक्यूशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सीपीयू की इनको सीपीयू साइकिल्स, अगर मैं बात करूं टेक्निकल टर्म्स में, तो सीपीयू साइकिल्स इनको बहुत देर के लिए चाहिए होते हैं ताकि ये अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सके। अब मैं इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस की बात करूं तो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस वो होते हैं जिनको सीपीयू भी चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि सीपीयू नहीं चाहिए होगा, या कई बार क्या होता है कि सिर्फ इनको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हमारा मोटो क्या रहता है? हमारा मोटो ये रहता है कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए और उसके साथ साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की भी यूटिलाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस चीज पे मेन फोकस करते हैं कि हमारी जो मशीन है, जो हमारा सीपीयू है, उसको सीपीयू बाउंड प्रोसेस और इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस दोनों मिलते रहे ताकि दोनों चीजों की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना पॉसिबल हो सके। अब मान लो कि अगर आपको सिर्फ सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस मिल रहे हैं तो एवरी टाइम क्या होगा, सीपीयू ही सिर्फ बिजी रहेगा, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारे हमारे आइडल रहेंगे। अगर मैं प्रिंटर्स की बात करूं, अगर मुझे सिर्फ सीपीयू बाउंड प्रोसेस मिल रहे हैं तो मेरा सीपीयू काम करता रहेगा। इवन कि मेरे अगर प्रिंटर्स और जो भी अदर डिवाइसेस है, स्पीकर्स वगैरह की अगर मैं बात करूं तो वो सारे आइडल पड़े रहेंगे। हमको ऐसा काम नहीं करना होता। हम मशीन में एफिशिएंसी की बात करते हैं, वो एफिशिएंसी तभी आएगी जब हम एक्चुअल में इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस और सीपीयू बाउंड प्रोसेस को इकट्ठे लेके चलेंगे ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है मशीन की वो बढ़ सके। ठीक है, आप सभी जानते हैं, हमने पिछली वीडियोस में बड़ी डिटेल में बात की है मल्टी प्रोग्रामिंग में, मल्टीटास्किंग में, कि एक हमको एक्चुअल में क्या कर ऐसे तो हमारे पास मशीन हम मानते हैं मल्टीटास्किंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, और यूजली हम बोलते हैं कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी है। लेकिन जनरल में हम क्या होता है, हम यूनी प्रोसेसर सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है, जनरल में हम यूनी प्रोसेसर सिस्टम में काम करते हैं। हमारे पास एक ही अपना सिस्टम होता है, उसके अंदर एक चिप लगी होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो उसकी प्रॉपर एफिशिएंटली काम करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि उसको इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस और सीपीयू बाउंड प्रोसेस इकट्ठे मिलते रहे ताकि दोनों डिवाइसेस एक साथ काम करते रहे। ऐसा नहीं होगा कि एक सीपीयू बाउंड प्रोसेस दिया तो सीपीयू बाउंड प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देंगे, नहीं, क्योंकि इससे हमारा जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो सारे आइडल रह जाएंगे। तो एक्चुअल में हमारी टेक्निक क्या रहती है कि हम शेड्यूलर, सीपीयू शेड्यूलिंग एक कंसेप्ट हो रहा है, वो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो भी सीपीयू शेड्यूलिंग है उनमें शेड्यूलर्स का क्या काम रहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर को सीपीयू के साइकिल्स को एक्सेस करने के लिए हम प्रॉपर जॉब मिक्स वाले प्रोसेसेस प्रोवाइड करें, जैसे कि सीपीयू बाउंड प्रोसेस भी और इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस भी। चलिए, आई होप ये आपको प्रोसेस क्या है वो समझ आ गया होगा, और प्रोसेसेस की टाइप सीपीयू बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस क्या है उस पर भी आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। चलिए इस बात को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखने वाले हैं प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, कि जैसे प्रोसेस नया हम क्रिएट करते हैं वो थ्रू आउट द अपने लाइफ साइकिल किन किन स्टेट से होके गुजरता है। ठीक है, ताकि उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो सके। ऐसा नहीं है कि कर्नल को ये चीजें देखने को मिलती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को, कि भाई ये न्यू स्टेट है, ये रेडी स्टेट है, लेकिन हम अपनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये ऐसे समझते हैं चीज को कि सीपीयू प्रोसेसेस जो भी है हमारे, वो सारे इन कंडीशन, इन स्टेट्स के होके गुजरता है। ये हमारे पास प्राइमरी स्टेट्स आती हैं, इसके अलावा भी कुछ स्टेट्स होती हैं, वो हम अभी आगे देख लेंगे। तो सबसे पहले जब भी कोई नया सीपीयू, जैसे कोई नया प्रोसेस क्रिएट होता है, जैसे हमने कोई नया प्रोसेस क्रिएट किया तो वो कहां पे आता है, वो न्यू स्टेट पे आता है। ओके, न्यू स्टेट पे आने के बाद उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, एडमिट कर देते हैं
और वो रेडी स्टेट पे पहुंच जाता है। मतलब कि जैसे ही नया प्रोसेस क्रिएट किया, मान लो आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आपने अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया, जैसे ही आपने अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है, वो सेकेंडरी मेमोरी से उसको प्राइमरी मेमोरी में आना पड़ेगा, यानी कि हमारी रैम में आना पड़ेगा। तो जैसे ही हम न्यू प्रोसेस जो हमारा स्टेबल पड़ा हुआ है किसी स्टेट में, उसको उठा के हम जैसे ही रेडी क्यू में लाएंगे तो वो हमारा क्या हो रहा है, वो यहाँ पे हमारी रैम में एडमिट हो रहा है, ठीक है। और एक चीज और नोट करना, यहाँ पे जो काम करता है वो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, अब शेड्यूलर्स क्या है ये भी हम साथ साथ देख लेंगे। शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की मैं बात करूं तो इसका काम क्या है, हमारे न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेसेस को लाना। ओके, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेसेस को लाने का काम किसका है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, जैसे ही हमारा प्रोसेस क्रिएट कर दिया हमने, एडमिट होने के बाद वो कहां जाता है, वो जाता है रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट का मतलब कि हम प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से उठा के, क्योंकि प्रोसेस तो इनिशियली कहीं पड़ा होगा स्टेबल स्टेट में, अब मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर एग्जांपल दे रहा हूं तो वो भी सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा होता है। जैसे हम उसको बटन को प्रेस करते हैं सीपीयू के, और वो क्या करता है, बूटिंग प्रोसेस करता है और सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम को लाना प्राइमरी मेमोरी में शुरू कर देता है। सेम, अब जैसे हमारा न्यू प्रोसेस हमने क्रिएट कर दिया, मान लो मैंने सी का एक कोड लिखा और सी के कोड को सेव कर दिया, तो वो सेव होके सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा रहेगा। जब मुझे उसको एग्जीक्यूट कराना है, जब उसको रन करूंगा तो वो क्या होगा, वो प्रोसेस वहां से हमको कहां पे लाना पड़ेगा, रेडी स्टेट में, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाना पड़ेगा। आई होप आपको ये ट्रांजिशन समझ आ गई होगी। जैसे ही हमारा प्रोसेस जो भी है रेडी स्टेट में पहुंच जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोसेस रैम में आ चुका है, ठीक है। जैसे ही हमारा प्रोसेस रैम में आ चुका है, फिर हमने क्या देखना है, फिर उसको यहां पे क्या होता है, यहां पे रैम में जो होता है ना, यहां पे एक क्यू बनती है, ठीक है। यहां पे एक क्यू बनती है जिसको हम रेडी क्यू भी बोलते हैं। ओके, यहां पे हम रेडी क्यू भी बोलते हैं इसको। अब रेडी क्यू क्या चीज है, जैसे हमने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, जिनको कोई डाउट होगा वो पिछली वीडियो मल्टी प्रोग्रामिंग वाली देख लेना। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्या सोचा था कि हमने डिग्री ऑफ प्रोसेसिंग बढ़ानी है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे जितने भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं सबको उठा के हम कहां ले जाते हैं, मेन मेमोरी में ले जाते हैं, ताकि हमारा सीपीयू आइडल ना हो, एक के बाद एक उसको प्रोसेसेस मिलते चले, सीपीयू के साइकिल वेस्ट ना हो। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक रेडी क्यू बना के उसके अंदर अपने सारे प्रोसेसेस रख लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा, इन सबसे पहले एक चीज हमारे पास और होती है, जो शेड्यूलिंग होती है ना, जो शेड्यूलिंग होती है वो दो तरह की होती है फर्दर। एक होती है प्रीएम्प्टिव और एक होती है हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव। ओके, अब प्रीएम्प्टिव क्या होगा, प्रीएम्प्टिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है। पहले नॉन प्रीएम्प्टिव की बात कर लेते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग की अगर मैं बात करूं तो नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होता है, एक बार एक प्रोसेस को अगर हमने सीपीयू एलोकेट कर दिया तो फिर हम उससे वो सीपीयू का कंट्रोल नहीं ले सकते तब तक जब तक वो प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं कर लेता, पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। ओके, पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, या फिर वो वॉलंटियरली बोल दे कि भाई मैंने अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर लिया, मैं अब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं, तब तक हम उस प्रोसेस से अपना सीपीयू साइकिल्स वापस नहीं ले सकते। एक बार किसी को सीपीयू साइकिल मिल गया किसी प्रोसेस को, तो हम उसको इंटरप्ट जनरेट करके उसको रोक नहीं सकते कि भाई अब तू एग्जीक्यूशन करना अपनी बंद कर दे। हमने जब जैसे ही नॉन प्रीएम्प्टिवनेस के केस में सीपीयू मिल गया, वो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा जब तक उसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं हो जाती, या फिर वो वॉलंटरली नहीं बोलता कि भाई मैंने अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर ली है, अब मुझे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है या मैं टर्मिनेट करना चाहता हूं, तब तक हम उससे सीपीयू साइकिल नहीं ले सकते। तो अब प्रीएम्प्टिव इसका एकदम से उल्टा होने वाला है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होगी, प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि एक बार हमने किसी प्रोसेस को सीपीयू साइकिल दे भी दिया, अगर मैंने किसी प्रोसेस को सीपीयू साइकिल दे भी दिया तो उसके बाद भी मैं उससे उस प्रोसेस से वो सीपीयू का साइकिल ले सकता हूं, ठीक है। वो क्यों ले सकता हूं, या तो मेरे पास कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए, जैसे मान लो रोटेशन ऑफ द फैन, रोटेशन ऑफ द सीपीयू फैन, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी एग्जांपल दी थी कि उसका सीपीयू फैन की रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर सीपीयू फैन रोटेट नहीं करेगा तो हीटअप हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि हमारा पूरा सिस्टम ही फेल कर जाए। तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, एक कोई प्रोसेस तो होगा ना वो फैन चलाने वाला, तो उसकी प्रायोरिटी हमेशा हम क्या रखने वाले हैं, हाई रखने वाले हैं। तो प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोसेस
प्रायोरिटी हाई है वो उस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करवा सकता है जिसको पहले ही हमने सीपीयू दे रखा है, ठीक है, ताकि वो एग्जीक्यूशन पहले परफॉर्म कर ले, ठीक है। और तो और प्रीएम्प्टिव, इसके एक सिंपल एग्जांपल में अगर आपको बताऊं तो टाइम शेयरिंग सिस्टम, जो हमारे टाइम शेयरिंग सिस्टम थे उसमें भी हम प्रीएम्प्टिवनेस का कंसेप्ट लगाते थे। क्या होता था, क्वांटम में दो मिली सेकंड के लिए हम क्या करते थे, डिफरेंट प्रोसेसेस को सीपीयू बांट देते थे। 2 सेकंड ये एक प्रोसेस चलाएगा, 2 सेकंड बी प्रोसेस चलाएगा, 2 सेकंड सी प्रोसेस चलाएगा, ताकि सबको बराबर बराबर सीपीयू प्रोसेस साइकिल मिलते रहे और सबको लगे कि हम इकट्ठा एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग और नॉन प्रीएम्प्टिव का समझ आ गया होगा। एक जनरल एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो मान लो अगर ट्रैफिक जैम लगा है, कहीं पे ट्रैफिक जैम लगा है, तो आप वहां पे ट्रैफिक पुलिस वालों को ही आगे ना जाने दो, कि उनकी गाड़ी को ही आगे ना जाने दो, तो वो जैम कैसे खुलेगा, वो जैम नहीं खुल सकता। तो यही सेम कंसेप्ट है प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग का। हमको कुछ प्रोसेसेस को आगे जाने देना पड़ता है, ताकि क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वो आगे काम करेंगे तो बाकी प्रोसेस उनके थ्रू अपना काम निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें आपको बताना जरूरी थी, इसलिए मैंने साथ साथ ही बता दी। अब प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है, नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होती है, आई होप आपको इसका भी कंसेप्ट पता चल गया होगा। एक बार प्रोसेस दे दिया, पूरी तरह एग्जीक्यूट करेगा, या फिर वॉलंटियरली बोलेगा कि भाई मुझे कुछ और काम करना है, तो उससे हम सीपीयू लेके किसी दूसरे प्रोसेस को दे देंगे। तो प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट कर रहा है, कर भी रहा है, बेशक वो कंप्लीट हुई है उसकी एग्जीक्यूशन या नहीं हुई है, हम क्या करेंगे, अगर जैसे ही हमको कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको इंटरप्ट के जनरेट करके वापिस से रेडी क्यू में भेज देंगे, और रेडी क्यू से हम जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको उठा के रनिंग क्यू में डाल देंगे, ताकि उसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो सके। तो रनिंग स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे हमारा सीपीयू काम करता है, ठीक है। तो इस स्टेट में हम क्या करते हैं, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कराना शुरू कर देते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो चलिए अब हम क्या कर रहे थे, न्यू, जैसे हमारा कोई स्टेबल स्टेट में प्रोसेस पड़ा, वहां से उठा के हमने लाया तो रेडी स्टेट में आ गया। तो रेडी स्टेट में क्या हो रहा है, रेडी स्टेट में हमारा प्रोसेस किसी एक रेडी क्यू में जाएगा। रेडी क्यू का मतलब ये है कि हम एक क्यू बनाते चलते हैं कि सीपीयू को आइडल ना होना पड़े एक साथ, मतलब हम बहुत सारे प्रोसेसेस लाके रख देते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट है, ताकि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर लेगा फिर वो दूसरा चलाएगा, दूसरा कर लेगा तो तीसरा चलाएगा, ताकि हमारा सीपीयू कंटिन्यूअसली काम करता चले और हमारे सीपीयू साइकिल्स वेस्ट ना हो, क्योंकि सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो ये यहां से था सेकेंडरी मेमोरी में और यहां से आ गया रैम में, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में। अब रेडी क्यू बनती जाएगी, तो इसके बाद क्या होगा, हम उसके बाद एक के बाद एक प्रोसेस किसको देना शुरू कर देंगे, हम रनिंग स्टेट में प्रोसेसेस को भेजना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे होता क्या है, यहां पे शेड्यूलर डिस्पैच शेड्यूलर डिस्पैच होगा और हमारा प्रोसेस रनिंग स्टेट में पहुंच जाएगा। अब यहां पे जो चीज काम करती है उसको हम बोलते हैं एसटीएस, यानी कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ओके। यहां पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रेडी स्टेट से प्रोसेसेस उठाता है और रनिंग स्टेट में लेके जाता है, ठीक है। तो अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम यह है कि उसका यही मेन रोल है कि सीपीयू को आइडल नहीं होने देना। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, बार बार देखता रहता है, जैसे ही कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में है, सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, उसने एग्जीक्यूशन किसी प्रोसेस की खत्म की, तो उसके बाद शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, रेडी क्यू से दूसरा प्रोसेस उठाएगा और सीपीयू को एलोकेट कर देगा। तो ये तो होगी सिंपल कब की बात, यूनिप्रोसेसर सिस्टम की, जब हम नॉन प्रीएम्प्टिवनेस के कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। एक प्रोसेस आ रहा है, उसको एग्जीक्यूशन टाइम मिल रहा है सीपीयू का, और उसके बाद सीपीयू क्या करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जिट करेगा, और मतलब अगर एक प्रोसेस यहां से आया रेडी क्यू में, रेडी से गया रनिंग क्यू में, रनिंग में उसने अपनी रनिंग परफॉर्म की और उसके बाद वो एग्जिट करना चाहता है, वो एग्जिट करके कहां चल जाएगा, टर्मिनेटेड स्टेट में, यानी कि उसकी एग्जीक्यूशन सारी खत्म हो गई है, अब वो एग्जिट होना चाहता है, तो उसको हम क्या कर देंगे, हम वहां से उसको हटा देंगे और टर्मिनेटेड स्टेट में चल जाएंगे, मतलब उस प्रोसेस का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। अब मान लो यहाँ पे कोई प्रोसेस आया, और उसने एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर दी। एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के बाद वो क्या कहता है, भाई मुझे इनपुट आउटपुट इवेंट परफॉर्म करना है, इनपुट आउटपुट या फिर कोई भी इवेंट, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या फिर कोई इवेंट परफॉर्म करना है। तो सीपीयू क्या करने वाला है, ये सारा काम किसमें हो रहा है, ये रैम की एक सेक्शन में है, ये भी रैम में ही काम होगा।
यानी कि प्राइमरी मेमोरी में रैम की कहीं और सेक्शन होगी जो सीपीयू, क्योंकि सीपीयू की स्पीड रैम की स्पीड से बहुत ज्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं उस स्पीड के मिसमैच दूर करने के लिए हम कैश मेमोरी वगैरह यूज करते हैं। तो पर कुछ पार्ट जो होता है जिसको हम कैश के साथ लिंक करके रखते हैं, तो ये एग्जीक्यूशन कहां हो तो रैम में नहीं होगी लेकिन किसी और सेक्शन में, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, अब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते करते बोलेगा कि भाई मुझे इनपुट आउटपुट या फिर कोई और इवेंट करना है, तो उसको सीपीयू क्या बोलेगा, भाई तू एक काम कर, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम आता है यहाँ पे, वो उसको बोलेगा कि भाई तू अपना प्रोसेस यहां से निकाल ले, अपनी रनिंग स्टेट से प्रोसेस निकाल देंगे उसका बाहर, और उसको कहां भेज देंगे, उसको वेटिंग स्टेट में भेज देंगे। वेटिंग स्टेट भी रैम में ही कहीं होगा, कहीं एक पार्ट होगा रैम का जहां पे उसको हम भेज देंगे ताकि वो थोड़ी देर वेट कर सके, किसके लिए, अपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहां से क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे आ गया वेटिंग स्टेट में, तो वेटिंग स्टेट में वो प्रोसेस अपना वेट करता रहेगा, किसके लिए, वेट करेगा प्रोसेस अपने जो भी उसको ऑपरेशन फर्दर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या फिर कोई इवेंट अगर कंप्लीट हो गया तो वापिस से प्रोसेस कहां जाएगा, वापिस से प्रोसेस जाएगा रेडी स्टेट में और रेडी से रनिंग, ठीक है। जो चीज समझने वाली वो ये है कि सीपीयू बाउंड प्रोसेस चलेंगे, पहले सीपीयू मिलेगा, फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस चलेंगे और वापस से सीपीयू बाउंड प्रोसेस। हमेशा एंड कहां पे होगा, सीपीयू से ही एंड होगा, यहाँ पे इस स्टेट के बाद ही एंड आएगा, ठीक है। बेशक वो वेटिंग स्टेट में आ भी गया, वेटिंग से वापस वो रेडी में जाएगा, रेडी से वापस उसको सीपीयू मिलेगा और तब उसको एग्जिट करना है तो वो सीपीयू उसको एग्जिट करवाएगा टर्मिनेटिव स्टेट में भेज के, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो इनपुट आउटपुट इवेंट अगर कंप्लीट हो जाएगा तो वापस से रेडी स्टेट में जाएगा, वापस से उसको सीपीयू मिलेगा, अगर उसको एग्जीक्यूशन फर्दर कोई वेट करना है इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए तो वापस वेटिंग स्टेट में आएगा, नहीं तो एग्जिट करके टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट या फिर इसको अबॉर्ट भी बोल सकते हैं हम, अबॉर्ट, ठीक है, अबॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो रेडी और रनिंग स्टेट की हमने बात कर ली। एक चीज और की अगर मैं बात करूं तो मान लो कि अब हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की, यहाँ पे अगर तो हमारा यूनि प्रोसेसर सिस्टम है तो एक एक करके प्रोसेसर चलेंगे, या तो अगर हमारा मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है तो वो भी यहीं पे होगा, तो एक से ज्यादा प्रोसेस हम इकट्ठे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, यूनि प्रोसेसर सिस्टम की। अब मान लो यहाँ से रेडी क्यू से कोई प्रोसेस आ जाता है जिसका क्या है, जिसकी प्रायोरिटी बहुत हाई है, यानी वीआईपी प्रोसेस आ गया भाई। अब वीआईपी प्रोसेस आ गया, सीपीयू पहले से ही किसी प्रोसेस पे काम कर रहा है, तो सीपीयू क्या करेगा, एक इंटरप्ट जनरेट होगा यहाँ पे, ओके, यहां से इंटरप्ट जनरेट होगा और उस प्रोसेस को उठा के हम वापस कहां भेज देंगे, रेडी क्यू में भेज देंगे, और यहां पे हम हाई प्रायोरिटी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हाई प्रोसेस की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम उस प्रोसेस को आगे टर्मिनेट करवा देंगे, तो वापस से रेडी स्टेट से हम नया प्रोसेस उठा के उसकी एग्जीक्यूशन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो आ गया, ये कौन संभालेगा, एलटीएस यानी कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और ये वाला पोर्शन कौन संभालेगा, हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये जो आपका एरिया रहता है ये मेन मेमोरी का एरिया रहता है, ओके। यहाँ ये आपका कौन सा एरिया रहता है, मेन मेमोरी का एरिया रहता है। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, इसके अलावा ये तो हमारी प्राइमरी स्टेट्स हैं, इसके अलावा कुछ हमारी स्टेट्स आती हैं, जैसे यहां पे आ जाती है हमारे पास सस्पेंडेड वेट, ओके, सस्पेंडेड वेट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सस्पेंडेड वेट की। सस्पेंडेड वेट क्या स्टेट है, और सस्पेंडेड वेट और एक स्टेट और यहां पे भी आती है, रेडी के साथ लगती है जो, उसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड रेडी, ओके। चलिए अब ये दो स्टेट्स क्या हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सस्पेंडेड वेट, अगर मैं सस्पेंडेड वेट की बात करूं तो सस्पेंडेड वेट में क्या हो रहा है, जैसे अब मान लो मेरा कोई न्यू प्रोसेस में क्या कर रहा हूं, न्यू स्टेट से क्रिएट कर करके अपनी रेडी स्टेट में भेज रहा हूं, रेडी स्टेट के बाद क्या हो रहा है, वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन में जा रहे हैं। अब मान लो सारे प्रोसेसेस जो आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हमको इनपुट आउटपुट इवेंट परफॉर्म करना है, तो बार बार वो क्या कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, बार बार हर एक प्रोसेस जो भी आ रहा है इनपुट आउटपुट इवेंट परफॉर्म कर रहा है, वापस आ रहा है इनपुट आउटपुट इवेंट, यानी कि इनपुट आउटपुट बेस्ड बाउंड प्रोसेस आते जा रहे हैं। अगर मान लो बहुत सारे इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस आते जाएंगे तो वेटिंग क्यू यहां पे भी क्या है, क्यू ही है, ठीक है। तो वेटिंग क्यू जो हमारी है वो फिल हो जाएगी, और रैम हमारी इतनी बड़ी नहीं है कि वो सारे प्रोसेसेस को एक साथ अकोमोडेट करके रख सके उसका, क्योंकि आप सब जानते हैं हम सब सिस्टम यूज कर रहे हैं, हमारी रैम का साइज क्या होता है, 2 GB 4 GB 8 GB मैक्सिमम 16 GB, उससे ज्यादा हमारे पास रैम का साइज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो वेटिंग क्यू हमारी बढ़ जाएगी, तो वेटिंग क्यू उसको बढ़ जाएगी, तो वहां पे हम नए प्रोसेसेस स्टोर बार बार इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस स्टोर नहीं कर सकते, तो हम यहां से क्या करेंगे, यहां से प्रोसेसेस उठाएंगे
बनाएंगे तो सस्पेंडेड वेट में भेज देंगे। सस्पेंडेड वेट हम नई स्टेट बनाएंगे और ये सस्पेंडेड वेट जो स्टेट होगी वो कहां पे होगी, वो सस्पेंडेड वेट स्टेट होगी हमारी सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, सेकेंडरी मेमोरी में, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में हमने सस्पेंडेड वेट स्टेट बनाई होगी जहां पे हम सारे प्रोसेसेस जो भी इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस आते जा रहे हैं यहाँ पे सस्पेंड, ओके, और यहाँ पे वेट। ओके, ये सस्पेंड होके जो भी प्रोसेस आ रहे हैं ये सारे हमारे कहां पे जा रहे हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी में जा रहे हैं। वहां पे हमने एक नया स्टेट बना दिया है जिसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस सस्पेंड होंगे वो सारे आके यहाँ पे वेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आई होप सस्पेंडेड वेट क्या है आपको समझ आ गई। जो भी प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट बाउंड इवेंट के लिए आ रहे हैं अगर वो इकट्ठे इतने ज्यादा आ गए कि हमारे वेटिंग स्टेट में एकोमोडेट नहीं हो रहे, क्योंकि देखो बात एक्चुअल क्या है, यहाँ से प्रोसेस आएगा और इसके बाद वापिस यहाँ पे तो जा नहीं सकता, उसको वापिस इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीट करके रेडी स्टेट पे जाना है। तो यहाँ से वेटिंग स्टेट में आएगा, तो अगर ये भी फुल हो गया तो हम सस्पेंडेड वेट में डाल देंगे। फिर यहाँ से जैसे ही यहाँ पे जगह बनेगी तो यहाँ से हम प्रोसेस उठा के वेटिंग स्टेट में लाना शुरू कर देंगे। तो रेडी स्टेट जैसे ही खाली होगी तो हम वेटिंग से रेडी में भेजना शुरू कर देंगे ताकि सारे प्रोसेसेस को एंड में, मैंने आपको पहले बताया, इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस भी आ जाए। सीपीयू प्रोसेस पहले स्टार्ट भी सीपीयू बाउंड प्रोसेस से होगा और एंड भी सीपीयू बाउंड प्रोसेस से होगा। तो वापस सीपीयू चाहिए होगा तभी प्रोसेस हमारा एंड कर देगा। चलिए नेक्स्ट स्टेट की बात कर लेते हैं, सस्पेंडेड रेडी। सस्पेंडेड रेडी क्या स्टेट है, मान लो हमारे पास क्या हो गया, हम नए प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम नए प्रोसेसेस को एडमिट करते जा रहे हैं रेडी क्यू में। ठीक है, रेडी क्यू में नए नए प्रोसेसेस एडमिट करते जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि बहुत सारे प्रोसेसेस आगे हो सकता है ये फिर वही रैम वाला कंसेप्ट, रैम की लिमिटेशन बहुत कम है, साइज कम है, तो रैम जैसे ही हमारी फुल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सस्पेंडेड रेडी स्टेट बना देंगे। सस्पेंडेड रेडी स्टेट का मतलब क्या है कि भाई हमारी रैम फुल हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, सारा डेटा जो है सेकेंडरी, मैंने आपको पहले बताया ये वाली पार्टीशन सेकेंडरी मेमोरी की है, तो जो भी हमारे प्रोसेसेस आते जाएंगे उनको हम रेडी स्टेट के बजाय कहां डालना शुरू कर देंगे, सस्पेंडेड स्टेट में। जैसे ही रेडी स्टेट से कुछ प्रोसेस रनिंग स्टेट में चले जाएंगे तो उस फिर हम सस्पेंडेड रेडी से प्रोसेसेस को रेडी स्टेट में लाना शुरू कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको प्रोसेसेस क्या होते हैं, प्रोसेस की स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशंस कैसे होती हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। एक चीज और, यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड वेट के लिए जो प्रोसेस हमारा काम करता है उसको हम एमटीएस बोलते हैं, याद रखना, एमटीएस यानी कि मीडियम टर्म शेड्यूलर। ओके, मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो यहाँ पे स्वैप परफॉर्म होते हैं, स्वैपिंग, यानी स्वैपिंग का जो भी काम करेगा वो कौन करता है, वो मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में, मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, वेटिंग स्टेट से हमारा सस्पेंडेड वेट स्टेट में, यानी कि स्वैपिंग का कंसेप्ट परफॉर्म करेगा। प्राइमरी मेमोरी से प्रोसेस उठाएगा और सेकेंडरी मेमोरी में लाएगा ताकि प्राइमरी मेमोरी खाली हो सके और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन अच्छे से काम कर सके। तो स्वैपिंग का जो भी काम है वो मीडियम टर्म शेड्यूलर करेगा। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, रेडी से रनिंग स्टेट में प्रोसेसेस को लाता जाएगा और सीपीयू को देगा ताकि वो उनकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सके। ठीक है, आई होप आपको शेड्यूलर्स क्या है, शेड्यूलर्स का काम क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस की स्टेट्स क्या है, और हमारे जो इनपुट आउटपुट और सीपीयू बाउंड प्रोसेस है उनमें क्या फर्क है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या अंतर होता है, वो सब समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं इस पार्टीशन को बांट दूं, आप अगर इस पार्टीशन को ऐसे ऐसे मैं बांट दूं तो ये सेकेंडरी मेमोरी का एरिया आ जाएगा, ये प्राइमरी मेमोरी का एरिया आ जाएगा। ओके, ये प्राइमरी मेमोरी का एरिया आ जाएगा सारा, और ये हमारी टर्मिनेटेड स्टेट यानी कि एंड स्टेट। ठीक है, आई होप आपको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस की स्टेट्स क्या होती हैं, इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस क्या होते हैं, सीपीयू बाउंड प्रोसेस क्या होते हैं, वो सब समझ आ गए होंगे। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, मैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसमें फिलहाल इतना ही रखते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट आज आपको देखने को मिल गए। शेड्यूलर्स के बारे में आपने जाना और आपने सीपीयू प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं, स्टेट्स क्या होती हैं, डिफरेंट स्टेट्स थ्रू आउट द लाइफ साइकिल क्या रहता है प्रोसेस का, उसके बारे में भी आपको नॉलेज मिल गई होगी। अब मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।